तीन भाई बहन थे। तीनों भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी और माता पिता की सबसे लाडली। कॉलेज के ही एक लड़के से मुझे प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस हम जुदा हो गए। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। ऐसे ही बहुत साल बीत गए थे। फिर अचानक मेरा अतीत मेरे सामने आया तो मेरी चीख निकल गई। आंसू पलकों के किनारे तक आए और फिर रुक गए, क्योंकि उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं थी। तीन भाई बहनों में सबसे बड़ी थी अवनी। पिता के जाने के बाद उसने ही घर और कारोबार को संभाले रखा था, यूं कहिए बांधे रखा था। बहुत ही अनुशासित और कड़े मिजाज वाली थी अवनी, होती भी क्यों ना। इस समाज ने उसे ऐसा होने पर बाध्य जो किया था। आशा जी चाहती थी कि उम्र हो चली है अवनी की अपना घर बसाने की, लेकिन अवनी ने साफ शब्दों में कह रखा था कि उसके पास समय नहीं है इन सब के लिए। अवनी के पिता अगर होते तो उनसे जिद करती अवनी के ब्याह के लिए, लेकिन ऐसा तो था नहीं, इसलिए चुप ही रहती थी। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में पिता के जाने के बाद जो एक दो घटनाएं उसके साथ हुई थीं, उसके बाद तो अवनी का जीवन के प्रति रवैया ही बदल गया था। बहुत हद तक अपने में ही सीमित होकर रह गई थी अवनी। हाँ, कभी कभी अकेलेपन में क्षितिज को जरूर याद कर लिया करती थी और आंसू यूं ही पलकों को भिगो जाया करते थे। बहुत गहरा रिश्ता था क्षितिज की यादों का अवनी के आंसुओं से। दोनों पूरक थे एक दूसरे के, लेकिन ऐसा अकेलेपन में होता था। पूरी दुनिया के लिए तो अवनी बहुत ही मजबूत थी। कभी कभी अवनी को स्वयं लगता था कि जीवन के प्रति इतना कठोर रवैया सही नहीं। फिर भी 14 वर्षों से यूं ही चल रहा था तो ठीक ही था। अपने भाई बहन की जिम्मेदारियों को अवनी बखूबी निभा रही थी। थोड़ी कड़ाई रखी तो उससे लगा आशीष बहुत दूरी बना के रखने लगा है उससे, और आरुषि भी। आज तो उसने अपने कानों से सुना दोनों को बात करते हुए। आशीष अपने ही घर में दम घुटता है। पता नहीं श्रुति इन सबको कैसे और किस ढंग से लेगी। क्या वो दी के सो कॉल्ड अनुशासन को समझ भी पाएगी? आरुषि, इतना क्यों सोच रहे हो भाई? शादी के बाद दूसरे शहर की पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर देना, वरना श्रुति भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस घर में। आज तक हम सुनते आए हैं, कल भाभी भी माँ से अपनी पुराण सुन सुनकर थक जाएंगी। आशीष, ठीक ही कह रही है तू, चल देखता हूँ। जब अवनी ने ये सुना तो बहुत आघात लगा उसे। एक पल के लिए तो लगा कि अपना दिल खोलकर रख दे अपने भाई बहन के सामने। फिर सोचने लगी क्या वो समझेंगे, इसीलिए अपने कमरे में जाना उचित समझा उसने। अवनी अभी तुरंत ऑफिस से लौटी ही थी। नीचे उमा से नींबू पानी का बोलकर अपने कमरे में जा ही रही थी कि ये सब सुन लिया। कमरे में गई और आराम कुर्सी पर सर टिका के आंखें बंद कर ली। आज उसे वाकई में क्षितिज की बहुत याद आ रही थी। क्षितिज से अलग होने के बाद भी अवनी उसे याद तो करती थी, लेकिन उसे ढूंढने और पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की। यही कारण था कि अवनी ने खुद को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा था। जब पापा थे तो अवनी ये अवनी नहीं थी। सेल्फी लेकर सबसे पहले फेसबुक पर डालती और इंतजार करती कि कितने लाइक्स और कमेंट्स मिले। क्षितिज पूछता भी कि थकती नहीं हो तुम इन सब से, थोड़ी तो सीरियस हो जाओ लाइफ के प्रति। अवनी हंसकर कहती, कौन से जमाने में रहते हो तुम मिस्टर वर्मा, इन सब से भी कोई थकता है भला? और रही लाइफ की बात तो ये सब तुम्हें संभालना है, मुझे नहीं। ये कहकर खूब खुलकर हंसने लगती थी अवनी। और इस तरह बेपरवाह हंसती हुई अवनी को देखकर क्षितिज सोचता था कि अपना सब कुछ हार जाऊं। क्षितिज का कोई भी सपना अवनी के बिना अधूरा था। अपने भविष्य के बारे में सब सोच रखा क्षितिज ने। बहुत ही होनहार लड़का था क्षितिज। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो उसके पहुंच से परे था। हाँ, अवनी की सोशल मीडिया और फेसबुक, इन सब से वो दूर ही रहता था। अवनी ने कितनी बार उसे बातों के लिए जोर दिया, पर क्षितिज कहता, ना बाबा ना, तुम ही करो ये सब। दोनों लोग करने लगे तो हमारी नैया डूब ही जाएगी अवनी। अवनी कितनी बार कह चुकी थी क्षितिज से कि एक बार पापा से मिल लो ताकि वो तुम्हें थोड़ा देख लें, जान लें, लेकिन क्षितिज ने अवनी की ये बात हमेशा काटी। वो कहता, एक बार कुछ हासिल कर लेने दो अवनी, उसके बाद माँ पापा दोनों का आशीर्वाद लेंगे और माँ पापा भी अवनी की पसंद पर गर्व कर सकेंगे। फिर तुम्हें अपने घर वालों से भी तो मिलाना है। और अवनी भी क्षितिज की बातों में अपनी सहमति जता देती थी। यही सब सोचते सोचते बंद आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। इतने सालों में पहली बार उसका स्वयं पर से नियंत्रण टूटता हुआ लगा।
उसके कांपते हुए होठ अपने आप ही कह पड़े, कहाँ हो क्षितिज तुम। तभी उमा कमरे में नींबू पानी लिए दाखिल हुई और लाइट ऑन कर कहने लगी, भौजी, आशा जी ने कुछ काम पकड़ा दिया, यही लाने देर हो गई। का हुआ गुड़िया, अंधेरे में काहे बैठी हो। अबनी बोली, कुछ नहीं बुआ, बस सर में थोड़ा दर्द है। उमा, तो हम कौन सा मर गए थे, हमें बुलाई लेती। लाओ हम तुम्हारे सर की मालिश कर दें। अबनी, नहीं बुआ, ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। उमा, अच्छा, इतनी आसानी से कभी तुम्हारी बात हम माने हैं जो आज मान जाएंगे। चलो आओ। और उमा हल्के हल्के अवनी के बालों में तेल लगाकर मालिश करने लगी। जब अवनी 4 साल की थी तभी से उमा इस घर में काम कर रही थी। पति की शादी के कुछ ही दिनों बाद ही मृत्यु हो गई, सो बेचारी अकेली थी, न बाल बच्चे, आगे पीछे कोई नहीं था। जब से इस घर में आई तब से ही अपना सारा बात्सल्य अवनी पर ही लुटाती है और अवनी भी उन्हें बुआ के मान देती है। उमा तेल लगा भी रही थी और बातें भी कर रही थी। आशा जी तो थोड़ा संकोच करती थी कुछ कहने में, वो भी सिर्फ अवनी के स्वभाव के कारण, लेकिन उमा, वो तो जो मन में आता सब कह जाती अवनी से। दरअसल आशीष और आरुषि जुड़वा थे। उनके जन्म के कुछ दिन पहले ही उमा अवनी के यहाँ काम मांगने आई थी। आशा जी को भी जरूरत थी, इसीलिए अवनी के पापा ने उमा को काम पर रख लिया और बस उमा इस घर की होकर रह गई। आशा जी बहुत मानती थी उमा को और उमा भी उनसे सगी भाभी सा स्नेह करने लगी थी और सबसे ज्यादा प्यार अवनी से। अवनी भी बुआ बुआ करके दिन भर उमा के आगे पीछे घूमती रहती थी। उस समय केवल 4 साल की थी अवनी। दिन यूं ही बीत रहे थे। क्षितिज के बारे में भी सबसे पहले उमा को ही भनक लगी थी, पर अवनी ने उमा से सबको बताने को मना कर दिया था। फिर पापा के जाने के बाद उमा ने कितना कहा, भौजी से बात कर लो गुड़िया, लेकिन अवनी नहीं मानी। अवनी एक ही रट लगाए रहती कि आशीष और आरुषि बहुत छोटे हैं बुआ, कम से कम इस वक्त मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। लेकिन उमा की अनुभवी नजरें तो वो तो भविष्य देख रही थी। अब तक उमा का तेल लगाना खत्म हो चुका था। उमा अवनी का कमरा भी ठीक कर रही थी और बातें भी कर रही थी। उमा गुड़िया, अब तो आशीष ने भी अपनी पसंद की बात बता दी। एक बार भी शर्म न आई छोरे को। अपनी ब्याह की बात करते हुए ना ही ख्याल आया बड़ी बहन के बारे में। इन्हीं लोगों के लाने तुमने। अबनी, बुआ बस करो, कब तक पुरानी बातों को दोहराती रहोगी। उमा, कैसे ना करूं गुड़िया, मन कचोटता है तुम्हारे लाने। भौजी की बात मान लो ना। अबनी, अब इच्छा ही नहीं होती बुआ किसी चीज की। अभी तो बस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा के आशीष के हाथ में देकर कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन हाँ, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। उमा, हाँ तो हम जाएंगे ही तुम्हारे साथ। हम अपनी गुड़िया के बिना एक को पल ना रह सके हैं। चलो अब नीचे जाके देखें भौजी रात के लाने क्या पका रही हैं, थोड़ा उनका भी हाथ बटा दें। गुड़िया से बात करके तो घर में किसी का पेट ना भरे। और उमा चली गई। अवनी ने मन ही मन कुछ सोच लिया था और ये भी तय कर लिया था कि रात को खाने के समय सबसे बात कर लेगी। रात को खाने की मेज पर जब सब इकट्ठा हुए तो अवनी ने आशीष से कहा, अपना बिजनेस है और तुम दूसरों के लिए काम करते हो, ऐसा कब तक चलेगा आशीष। कल को शादी होगी, परिवार बढ़ेगा तुम्हारा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। और हाँ, इस परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये ढीला रवैया जीवन के प्रति अब नहीं चलेगा। इसलिए मैंने तय किया कि हम अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे और अगली ब्रांच उदयपुर में खोलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके तुम अभी वाली कंपनी को इस्तीफा दो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। आशीष चुपचाप सर झुकाए हूँ हाँ में अवनी की बात का जवाब दे रहा था और अवनी मन ही मन सोच रही थी, मेरे भाई कुछ दिक्कत है तो बोल। अपनी दी से लड़ना, कितना कुछ मन में दबा कर रखा है इस लड़के ने। और इधर आशीष ये सोच रहा था कि खुश हूँ या दुखी, क्योंकि हमेशा की तरह दी ने अपना निर्णय सुना दिया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। खाना खत्म करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। आरुषि आशीष के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। आरुषि, क्या हुआ भाई, बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो। आशीष, कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। दी ने तो अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन तू ही बता, मैं दी के साथ निभा पाऊंगा। बहुत टफ है दी के अंडर काम करना। अभी मेरी प्रमोशन है अगले साल, अगर जॉब छोड़ता हूँ तो कल को लौटने का कोई चांस ही नहीं है। श्रुति का क्या सोचना है वो भी तो पता नहीं, उससे डिस्कस करूँ या नहीं, बस यही सब सोच रहा था। आरुषि, भाई जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे तो सब सही होता हुआ दिख रहा है।
तुम उदयपुर जाओ और मस्त सेटल हो जाओ श्रुति भाभी के साथ। इधर अवनी बोझिल कदमों से अपने कमरे में आ गई। माँ, आसी, सारूसी, उमा, सबकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से सब उसके सर पर बातों के हथौड़े मार रहे हों। बहुत देर तक अवनी अपने कमरे में चहलकदमी करती रही, लेकिन मन शांत ना हुआ तो शॉल लेकर अपने कमरे से निकल पड़ी बगीचे के लिए। नीचे उतर ही रही थी कि उमा ने देख लिया और पूछने लगी, कुछ चाहिए गुड़िया? क्या हुआ? कमरे में पानी नहीं था? अरे हमें आवाज दी होती, हम ही ले आते। तुम काहे उतरी? अवनी, नहीं बुआ, सोच रही थी थोड़ा वॉक कर लूं। उमा, हम भी चलें तुम्हारे साथ? अवनी, नहीं बुआ, मैं चली जाऊंगी, बच्ची थोड़ी ही हूँ। उमा, हमारे लाने तुम बच्ची थी हो और हमेशा रहोगी। अवनी मुस्कुराते हुए, कुछ जरूरत होगी तो कॉल कर लूंगी आपको, ठीक है? उमा ने ठीक है बोल तो दिया, लेकिन बहुत चिंतित हो जाती थी अवनी के लिए। कभी कभी अवनी निकल पड़ी टहलने। अपने कैंप्स में ही टहल रही थी। उसे याद आ गई वो घटना जब पापा के जाने के बाद कैसे उसके चाचा की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर थी। और हद तो उस दिन हो गई जब उन्होंने मौका देखकर अवनी के साथ ही कुछ गलत करने की कोशिश की। आज अवनी सोच रही थी अगर उमा बुआ उस रात नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। अपने पर सब ले लिया था उमा बुआ ने। आज तक माँ भी नहीं जानती कि चाचा ने बुआ के साथ नहीं मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। उमा बुआ ने अवनी से किसी को कुछ न बताने की कसम दी थी। सभी रिश्तेदार कह रहे थे कि उमा के ही चाल चलन ठीक नहीं होंगे, लेकिन माँ ने कड़े शब्दों में कहा कि उमा ऐसी है ही नहीं। इस एक घटना ने अवनी को इतना कठोर बना दिया कि वो अपने अपनों से कब दूर हो गई उसे स्वयं पता नहीं चला। अवनी यूं ही बहुत देर तक अतीत के गलियारों में चक्कर लगाती रही। क्यों किसी को लगता है कि एक लड़की उसके लिए उपलब्ध है और उन्हें ये भी लगता है कि वो लड़की सहज ही तैयार भी हो जाएगी। और इन मामलों में इनका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि ये अपनी रिश्तों की मर्यादा तक भूल जाते हैं। एक बार फिर घृणा होने लगी थी अवनी को अपने चाचा से। ये घृणा इतने वर्षों में न जाने कितनी बार हुई। बहुत बार क्षितिज से कहना चाहा अवनी ने, लेकिन हर बार उमा बुआ ने कसम दे दी। उमा बुआ का कहना था कि गुड़िया, उसे डरावना सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर सब लड़की को ही दोष देते हैं। लेकिन अवनी, वो तो क्षितिज से कोई भेद नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक बार सब क्षितिज को सब बता के अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। ये सब सोच ही रही थी कि उमा बुआ आ गईं। उमा, अब और कितने रास्ते नापने हैं गुड़िया, चलो सो जाओ जाके। अवनी, मैं आ ही रही थी बुआ, तुम क्यों आई बुआ? उमा, तुम ही आ जाती तो मैं क्यों आती भला? तुम्हारी आदत हो गई है हमें सताने की। चलो जल्दी, भौजी भी जगी हैं अब तक। अवनी चली गई उमा के साथ। आशा जी उसकी राह देख रही थीं। अवनी के आते ही पूछा, कहाँ चली गई थी? अवनी, बस यूं ही। आप सो जाइए माँ, बहुत देर हो गई है। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अवनी भी आ गई, लेकिन नींद वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज अवनी को बड़ी इच्छा हो रही थी क्षितिज के बारे में जानने की। कैसा होगा वो, कहाँ होगा वो, शादी हो गई होगी या नहीं हो गई होगी, उम्र का फर्क तो उसके चेहरे पर भी पड़ा ही होगा। अवनी आराम कुर्सी पर बैठकर ही आंखें बंद की हुई थी। अवनी ने अचानक से अवनी उठी और अलमारी खोली। उसमें से अपनी बरसों पुरानी डायरी निकाली, पेज पलटा और क्षितिज का नंबर सामने था। एक बार फिर आंखें भर आईं अवनी की। आंसू पोंछते हुए नंबर पढ़ा और डायरी को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं था कि ये नंबर अवनी को याद नहीं था, शायद वो स्वयं से भी झूठी कहती थी। हर बार क्षितिज का नंबर देखती और स्वयं से कहती कि नहीं, अब इन सबका कोई मतलब नहीं। ये सब सोचते सोचते कब आराम कुर्सी पर ही आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। सुबह आरुषि किसी काम से अवनी के कमरे में आई और पाया कि उसकी दी कुर्सी पे ही सो गई रात को। आरुषि मुंहफट थी, मनमौजी थी, लेकिन थी तो अवनी की सगी बहन ही। खून का रिश्ता था दोनों में। उसने डायरी लेकर टेबल पर रख दी और एक चादर अवनी को उड़ा दिया। आरुषि सोच रही थी, अपनी कंपनी है, अपना बिजनेस है, जब चाहे दी ऑफिस जा सकती हैं, भाई की तरह नहीं कि कोई बॉस तलवार लेकर सर पर खड़ा है। ओह दी, सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना। क्यों? क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं चला सकती हम पर, जरा सी भी अपनी केयर नहीं करती। अगर मुझे एक दिन के लिए इस घर की मालकिन बना दिया जाए दी की तरह,
तो मैं सबसे पहले इन्हें एक अच्छे से स्पा में ले जाऊंगी और फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, थोड़ा सा हेयर कट वगैरह करवा के लुक ही चेंज कर दूं। लेकिन ये तो अबनी दी हैं और इन्हें किसी और की बात सुनाई कहाँ देती है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसकी नजर एक बार फिर डायरी के ऊपर गई। बड़ी पुरानी थी। डायरी के पहले पन्ने पर सबकी फैमिली फोटो थी। उस फोटो में पापा भी थे, माँ के गोद में भाई और पापा की गोद में आरुषि खुद, और दी पापा के कंधों पर हाथ रखे हुए खड़ी थी और पापा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए एक हाथ से आरुषि को गोद में पकड़े हुए थे और एक हाथ से दी का हाथ। उस फोटो में अवनी के लिए पापा का प्यार और विश्वास साफ झलक रहा था। ये देखकर आरुषि सोचने लगी, शायद दी पापा की फेवरेट होंगी। फिर आगे पन्ने पलटने लगी तो देखा कि बहुत कुछ लिख रखा है दी ने। सब पढ़ना तो संभव नहीं था, इसीलिए आरुषि ने मोबाइल निकाला। दिमाग भी कम नहीं था इस लड़की के पास। झटपट पन्ने पलटते हुए फोटो क्लिक करने लगी। एक पन्ने पर देखा किसी क्षितिज वर्मा का नंबर लिखा था। इसकी आंखें भी कैमरे जैसी ही थीं कि एक बार कोई नंबर देख ले फिर याद ही हो जाता था उसे। आगे बढ़ी, जल्दी जल्दी उमा बुआ का नाम आया और फोटो क्लिक करती कि अपनी उमा बुआ का नाम लेकर नींद में ही बुलाने लगी और आरुषि के हाथ से डायरी छूट गई। फिर आरुषि ने फटाफट मोबाइल जेब में डाला और अवनी से पूछने लगी, क्या हुआ दी, कुछ चाहिए आपको? अवनी अचानक उठी और पूछा, तुम कब आई? आरुषि अपनी घबराहट संभालते हुए बोली, बस अभी ही आई हूँ दी। आते ही देखा आप सो रही हैं और ये डायरी नीचे गिरी है, तो मैंने सोचा आपको चादर उड़ा दूं, उसके बाद डायरी उठा दूंगी। अवनी हड़बड़ाकर, डायरी? कहाँ है डायरी? और तुम किस काम से आई थी, बोलो। फिर अवनी जल्दी से डायरी उठाने लगी। आरुषि बोली, कुछ नहीं, बस माँ ने कहा देख कर आओ। अवनी उठी या नहीं? अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं, बाय। और हवा की तरह आरुषि गायब हो गई। लेकिन अवनी सोच में पड़ गई कि कहीं इस लड़की ने कुछ देखा तो नहीं। पता नहीं कब आंख लग गई मेरी, मैं भी ना डायरी रख के ही सोती, पर नींद कहाँ आ रही थी उस वक्त। और इधर आरुषि सोच रही थी क्या था उस डायरी में जो दी इतना घबरा गई। आखिर पता नहीं क्यों आरुषि के दिमाग के घोड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबसे पहले तो उसने मोबाइल निकाला और क्षितिज वर्मा का नंबर सेव किया। अब बारी थी डायरी के पन्नों को पढ़ने की, लेकिन आज उसे कोर्ट जाना था क्योंकि एक इम्पोर्टेंट हियरिंग थी। आरुषि पेशे से वकील थी, जयपुर सिविल कोर्ट में। आरुषि जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर गई तो देखा कोई नहीं है वहाँ। फिर उमा बुआ नाश्ता लेकर आई। आरुषि ने उमा बुआ का हाथ पकड़कर बैठाया और बोली, बैठो ना बुआ, कुछ बात करनी है। उमा भी बैठ गई। आरुषि, बुआ आप तो सबसे ज्यादा दी से प्यार करती हैं ना। उमा, लो कर लो बात। हम क्या, हमारी गुड़िया सबसे ज्यादा हम ही से प्यार करती है। ये सब सुनकर आशा जी मुस्कुराने लगी। उमा, क्यों भौजी, क्यों हंस रही हो तुम? हम क्या मजाक कर रहे हैं? आशा जी, नहीं मजाक क्यों, मेरी अवनी को मुझसे ज्यादा तुमने प्यार किया है उमा। आरुषि, बुआ आपकी फेवरेट तो दी ही है, क्या पापा की भी फेवरेट दी ही थी? उमा, भैया भैया किसी में भेदभाव ना करते थे, वो तो सबसे एक समान प्रेम करते थे। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा ना था। भैया प्यार तो करते थे गुड़िया से, लेकिन ये फेवरेट वेवरेट का मुझे नहीं पता। हाँ, एक बात कह दे रही हूँ, गुड़िया को जब भी देखती हूँ भैया याद आ जाते हैं, है ना भौजी? आशा जी अपने आंसू पोंछते हुए, सही कह रही हो, मुझे भी अवनी अक्सर तुम्हारे भैया की याद दिलाती है। आरुषि नाश्ता करते वक्त कुछ सोच रही थी, फिर अचानक से बोल पड़ी, माँ मैं शाम को जरा देर से आऊंगी, वो मेरी क्षितिज के साथ मीटिंग है। और चोरी चोरी उमा बुआ को भी देख रही थी। उमा बुआ नाम सुनते ही चौकन्नी हो गईं और पूछा, कौन क्षितिज, कोई नया दोस्त है तुम्हारा? आरुषि, नहीं, मेरा नया क्लाइंट है। क्यों, आप जानती हैं किसी क्षितिज को? उमा, नहीं, हम कहाँ से जानेंगे। लेकिन आरुषि निश्चिंत हो गई कि हो ना हो दी वाले क्षितिज को बुआ जरूर जानती हैं। आरुषि ने नाश्ता किया और निकल गई कोर्ट के लिए। रास्ते भर आगे के बारे में सोचती रही कि इस क्षितिज वर्मा का पता कैसे लगाऊं। आरुषि कोर्ट पहुंची। उसे केस की सुनवाई की अगली तारीख मिली। जब अपनी एक कलीग रीना से जब डिस्कस किया इस क्षितिज वर्मा के बारे में, तो वह अनायास ही बोल पड़ी, कौन क्षितिज वर्मा? उदयपुर सिविल कोर्ट के जज क्षितिज वर्मा। आरुषि, पता नहीं, अभी तो बस नाम मिला है, आगे और पता करना है। वैसे तुम बताओ, तुम कैसे जानती हो इस क्षितिज वर्मा को? रीना,
अरे मैंने लॉ करने के बाद कुछ दिन उन्हें असिस्ट किया था। उदयपुर के बड़े मशहूर और जाने माने लॉयर थे तब वो। अभी बहुत दिनों से टच में नहीं हूँ। वो हैं जयपुर के ही, लेकिन उदयपुर सेटल हो गए हैं। आरुषि, पता नहीं ये वाले क्षितिज वर्मा कौन है और क्या करते हैं। चलो देखती हूँ, पहले इस केस का फैसला देख लूँ क्या आता है। आरुषि कोर्ट से सीधे घर आ गई। घर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। अब बारी थी अपनी दी की डायरी वाले स्क्रीन शॉट्स पढ़ने की। एक बार में सब पढ़ लिया आरुषि ने। पूरा पढ़ने के बाद आरुषि की आंखों में आंसू थे। आज बहुत बुरा लग रहा था उसे अपनी दी के लिए। वो सोच रही थी कितना कुछ सहा है अपनी दी ने। आज वो अच्छे से समझ पा रही थी अपने बचपन के कराटे क्लास के पीछे की वजह। अपनी दी भले ही कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके ब्लैक बेल्ट होने पर सबसे ज्यादा वही तो खुश थी। जहां तक हुआ, अपनी दी ने उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सपोर्ट किया। आज आरुषि को खुद से बहुत शिकायतें थीं। शर्म आ रही थी उसे खुद पे। वो सोच रही थी, मैं कितना गलत सोचती थी। अब चाहे जो भी हो, अब मैं अपनी दी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या महसूस किया होगा दी ने जब उस रात जब चाचा जी ने दी के साथ कोशिश की होगी। छी, घिन आ रही है सब सोच के। बहुत सहा है दी ने और कभी किसी से खुलकर बात भी नहीं की कि मन थोड़ा हल्का हो। उमा बुआ सब जानती थीं। शायद इसीलिए चाचा जी जब आते और उसे प्यार से गोद में बैठाते तो उमा बुआ किसी बहाने से उसे ले जाती। सब पढ़ने के बाद आरुषि को एक बार ख्याल आया कि भाई को बताऊं क्या। फिर उसने सोचा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। और फिर क्षितिज वर्मा के बारे में भी पता लगाना है, क्योंकि जिस डायरी में इतनी बड़ी बात लिखी हो, उस डायरी में अगर किसी का नाम लिखा हो तो जरूर इम्पोर्टेंट ही होगा। आरुषि ने मोबाइल निकाला और उस नंबर पर डायल किया। 2 बार पूरी रिंग हुई, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। आरुषि ने सोचा हो सकता है ऑफिस में हो, लेकिन जो बेचैनी मन में थी उसने आरुषि को चैन से बैठने ही नहीं दिया। उसने एक बार फिर नंबर डायल किया। इस बार किसी ने उठाया। शायद नौकर था, क्योंकि उसने उठाते ही कहा, अरे साहब नहीं है। तभी हम फोन नहीं उठा रहे थे। आरुषि ने पूछा, क्यों, कहाँ है साहब? नौकर, कहाँ है मतलब? अरे अभी कोर्ट में छुट्टी थोड़ी हुई होगी, कोर्ट में ही होंगे। आरुषि को शक हो रहा था कि कहीं ये रीना वाले ही क्षितिज वर्मा तो नहीं है। आरुषि, वैसे आप बता सकते हैं ये नंबर कहाँ का है? नौकर, बड़ी अजीब हैं आप। साहब को जानती हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं सो नहीं जानती आप तो पहले आप ही बताइए कि कौन से साहब को खोज रही हैं आप? आरुषि, ये बीकानेर वाले क्षितिज वर्मा का ही नंबर है ना, जिनका अपना बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस है? नौकर, जी नहीं, ये उदयपुर वाले क्षितिज वर्मा का नंबर है और वो बिजनेस नहीं करते हैं, बल्कि कोर्ट में जज साहब हैं हमारे साहब। अब फोन रखिए, और भी काम है हमारे पास। अब आरुषि 110% दावे के साथ कह सकती थी कि ये रीना वाले ही क्षितिज वर्मा हैं। मन तो कर रहा था कि सीधे उदयपुर के लिए निकल पड़े, लेकिन अभी इस पर बहुत सारा होमवर्क करना था। अब आरुषि सीधे गई उमा बुआ के पास। उमा बुआ, उमा बुआ, बुआ कहाँ हैं आप? उमा, क्या है? काहे घर को सर पे उठाए रखी हो? आरुषि, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हम बाहर चलें क्या? उमा, क्या हो गया? किसी को पसंद कर लिया तूने क्या, अपने भाई की तरह? आरुषि, सब यही पूछ लोगी तो बाहर क्यों जाएंगे भला? चलो ना आइसक्रीम खाएंगे। अब कल को दी की शादी हो जाएगी तो तुम्हें मेरे साथ ही समय काटना होगा, बस इसीलिए। उमा खुश होकर, राम जी ऐसा दिन दिखाएंगे क्या? गुड़िया जब छोटी थी तो उसे दुल्हन बनने का बड़ा शौक था। अब घर की जिम्मेदारी सब में ऐसी लगी कि सब भूल गई मेरी बच्ची। दोनों बाहर निकलकर कार से आइसक्रीम पार्लर गए। आरुषि 2 आइसक्रीम लेकर आई और दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। उमा, तुम हमारे लाने हमारे पसंद की आइसक्रीम लाई हो, तुम्हें कैसे पता कि हमें यही पसंद है? आरुषि, उमा बुआ को गले लगाते हुए, बुआ तुम्हारी फेवरेट दी हैं, लेकिन हम सबकी फेवरेट तो तुम ही हो। उमा, नहीं, तुम सबसे एक जैसा ही प्यार करते हैं। इतना मान हमें इसी परिवार ने दिया है, और हम पहले ही कहें ये फेवरेट वेवरेट हमें समझ ही नहीं आता। आरुषि थोड़ा सीरियस होते हुए, बुआ सच में चाहती हो कि दी की शादी हो? उमा, लो भला, अपनी गुड़िया की शादी के लिए 1000 सपने देखे हमने। कितना सोचते थे कि इन हाथों में आज गुड़िया खेली है, कल को उसके बच्चे खेलेंगे। आंसू पोंछते हुए अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि आरुषि बोल पड़ी, तो मुझे पूरी बात बतानी होगी बुआ। उमा आश्चर्यचकित होते हुए, कौन सी बात? आरुषि,
क्षितिज वर्मा वाली बात। उमा, तुम कैसे? आरुषि, बुआ मैं सब जानती हूँ, चाचा जी के बारे में भी। उमा, छी छी, नाम ना लो उस दुराचारी का। हमारी गुड़िया का जीवन बर्बाद करने की कोशिश की उस नीच ने। उस घटना ने हमारी गुड़िया को अंदर से तोड़ दिया। आज तक हमारी बच्ची उबर नहीं पाई है। आरुषि, बुआ उन्होंने जो भी किया आपने माँ से क्यों नहीं कहा? माँ से क्यों छिपाया आपने? उमा, भौजी से कहने में कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन भैया के जाने के 15-20 दिन बाद ही ऐसा हुआ था, और जब हुआ तो घर लोगों से भरा हुआ था, और इन सब से हम भी गुजर चुके हैं। आरुषि, और हमारा भी किसी ने विश्वास नहीं किया था। आरुषि, बुआ आपके साथ? उमा, हाँ बिटिया, हमारे साथ भी। 14 बरस में ब्याह हुआ और 15वें बरस में विधाता ने हमें विधवा बना दिया। उस समय सोचते थे कि पता नहीं कैसा भाग्य लेकर हम पैदा हुए हैं। जब हम विधवा हुए तो ये कमीने सोचने लगे हम अब सबकी जागीर हो गए हैं, और जब ये बात हमने अपनी सास से कही तो उल्टा कहकर हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। जब हम मायके चले गए तो वहाँ भी हमारा आना किसी को फूटी आंख न भाया, और एक रात हम सब छोड़ छाड़ कर घूमते घूमते इस शहर में आ गए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि भैया ने हमें काम पर रख लिया। बिल्कुल सगे भाई सा स्नेह दिया हमें। भैया और भौजी के साथ रहकर फिर एक बार हमारा संसार पर विश्वास बनने लगा। लेकिन भगवान भी अच्छे लोगों को ज्यादा दिन खुद से दूर नहीं रखते, तो भैया को अपने पास बुला लिया। तभी से तुम्हारे चाचा की बुरी नजर सब पे पड़ गई। हमने भी सोच लिया था कि जो परिवार आज तक हमारी ढाल बना है, आज हम उसकी ढाल बनेंगे। अपनी बात सोचकर ही हमने गुड़िया को चुप रहने की कसम दी। उस समय हमें जो उचित जान पड़ा हमने वही किया। आरुषि, बुआ मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मुझे समझ आ रहा है कि क्यों दी अचानक से इतनी ज्यादा खामोश हो गईं। कितनी बातें करती थीं, कितना खेलती थीं मेरे और आशीष भाई के साथ। फिर अचानक से काश मैं मेरी दी के लिए कुछ कर पाती, काश। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दी इन सब बकवास की वजह से अपनी पूरी लाइफ ना खराब करें, तो सबसे पहले दी को ये सब अपने मन से निकालना होगा। उमा, हाँ बिटिया, करो जो करना है, क्योंकि उसके उम्र की लड़कियों को देखते हैं तो मन रोता है। भौजी को नहीं देखती, इसी लाने सूख रही हैं। आरुषि, और ये क्षितिज वर्मा कौन है? क्या इसने भी कभी? उमा, ना ना बिटिया, बड़ा ही भला लड़का था ये क्षितिज। आरुषि, आप बताइए कि आप कैसे जानती हैं और कितना जानती हैं? उमा, बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन अभी घर चलो, बहुत देर हो गई है। भौजी राह देख रही होंगी, कभी और चर्चा करेंगे। आरुषि, ठीक है चलिए। उमा और आरुषि घर आ गए। अवनी आ चुकी थी। अवनी ने उमा को देखते ही कहा, कहाँ थी बुआ, चाय पिला दो ना। उमा, अभी लाती हैं, तुम कमरे में चलो। तभी आरुषि बोल पड़ी, आप सब लोग लॉन में चलो, आज चाय मैं बना कर लाती हूँ। आरुषि चली गई चाय बनाने। अवनी, उमा बुआ के साथ लॉन में चली गई। उमा ने कहा, भौजी को भी बुला लाएं। अवनी सोच रही थी कि क्यों इतनी भीड़ लगानी, चुपचाप अपने कमरे में चाय पी लेते सब। थोड़ी देर में आरुषि चाय लेकर आई और माँ को भी साथ ले आई। सबको चाय दी तो उमा ने कहा, भौजी अब आरुषि भी चाय बनाना सीख गई है, इसके लाने अब लड़का देखो। 2-2 बिन ब्याही बेटियां हैं घर में, और आशीष पहले बहू कैसे ले आएगा? तो आरुषि झट से बोली, तो मैं ही क्यों, पहले दी की शादी करो। इतना सुनना था कि अवनी खड़ी हो गई और बोली, मुझे शादी वादी नहीं करनी, और आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। आरुषि ने कहा, ये क्या बात हुई, आप किसी की सुनती क्यों नहीं? अवनी वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और जाने लगी। आरुषि पीछे से आवाज लगाती रह गई, दी एक बार सुनो तो, मेरी बात का जवाब तो दो। अवनी ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा और जाते हुए कहा, मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती। आरुषि फिर बोली, आप इस तरह से नहीं भाग सकती, आपको जवाब देना होगा। पर अवनी सीधे कमरे में चली गई। आशा जी खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए वहां से चली गईं। उमा ने आरुषि की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हुआ बिटिया, बात बनने की जगह बिगड़ती हुई दिख रही है। आरुषि बस इतना बोली कि आपको मुझ पर विश्वास है। उमा थोड़े चिंतित स्वर में बोली, तुम तो हमारे लेन डूबते को तिनके का सहारा हो, बोलो तो आखिरी उम्मीद। आरुषि, तो फिर थोड़ा इंतजार कीजिए और मुझे दी के बारे में सब बताइए जो मैं नहीं जानती। उमा, जरा ठहर, तो पहले गुड़िया को देख कर आती हूँ। आरुषि सोचने लगी, दी न हुई, खुल जा सिमसिम का दरवाजा हो गया कि खुल ही नहीं रहा। देखते हैं उमा बुआ कब सस्पेंस का पर्दा हटाती हैं।
चलो तब थोड़ा सा अपने केस को देखती हूँ और रीना से बात करती हूँ। रीना को कॉल लगाया और अगले दिन का लंच फिक्स किया, फिर अपने कमरे में चली गई। इधर उमा बुआ अवनी के पास गई पानी लेकर। उमा क्यों चली आई इस तरह? अवनी मुझे किसी को जवाब नहीं देना बुआ, बस। उमा जवाब तो देना पड़ेगा ना गुड़िया, अब आरुषि बच्ची ना रही, जो देखेगी तो सवाल तो करेगी ही ना, और तुम कब तक टालोगी ये सब कहकर उमा बुआ तो चली गईं, लेकिन अवनी थोड़ा परेशान जरूर हो गई। वो सोच रही थी कि आरुषि अगर दोबारा पूछेगी तो वो क्या जवाब देगी। क्यों ये लोग उसे फिर से उन्हीं सब बातों में खींचकर दोबारा ले जाना चाहते हैं। अब वो किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती। अवनी फिर सोचने लगी, कितना कहा था उमा बुआ से कि क्षितिज को सारी बात बताने दें, पर बुआ ने नहीं बताने दिया, और वो किसी तरह के धोखे में क्षितिज को नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसे क्षितिज से अपनी शादी के बारे में झूठ कहना पड़ा। ये सब अवनी ने फोन पर ही कहा था, क्योंकि उसमें क्षितिज का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने क्षितिज से कहा था कि उसके पापा उसका रिश्ता किसी से तय करके गए हैं। इतना सुनना था कि क्षितिज बिल्कुल शांत हो गया और अवनी न जाने कितनी देर तक हेलो हेलो करती रह गई थी, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद क्षितिज ने रुंधे गले से बस इतना ही कहा कि कहो, सुन रहा हूँ। अवनी कहती जा रही थी कि किसी के जाने से दुनिया नहीं रुक जाती क्षितिज, तुम फिर से अपनी नई दुनिया बसा लो, देखना एक बार फिर से सब खिल उठेगा। क्षितिज को अपने प्यार का वास्ता दिया था, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा कि मुझसे अच्छी मिल जाएगी क्षितिज, और जवाब में क्षितिज ने बस इतना ही कहा कि नहीं चाहिए तुमसे अच्छी, बस तुम चाहिए, चलो फिर भी देखता हूँ। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, दोनों ने एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुनी है। तो वो क्षितिज के जाने के बाद अवनी को एहसास हुआ कि वो कितना प्यार करती है क्षितिज से, लेकिन परिवार के सामने ये सोचकर उसे आत्मग्लानि होती थी। भूली तो नहीं थी क्षितिज को, पर उसकी यादों के साथ जीना सीख गई थी अवनी। और 14 साल बीत गए। इन 14 सालों में एक पल भी ऐसा ना हुआ कि क्षितिज उसके मन से कहीं गया हो। आज सबका खाना सबके कमरे में ही गया। अवनी को खिला के उमा आरुषि के पास गई खाना लेकर। आरुषि, बुआ एक काम करो, आप जान ही ले लो मेरी, आपके लिए तो दी ही है ना। उमा, चुप करो, अंट संट बोला तो एक लगाएंगे। आरुषि, तो क्या कहूँ, आप ही बताओ, कब से क्षितिज वर्मा के बारे में पूछ रही हूँ और आपने मुझे लटका के रखा है। उस दिन अगर दी थोड़ी देर से उठी होती तो मैं खुद सब पता लगा लेती। आपसे ज्यादा तेज तो मेरे सोर्सेस हैं। इतनी देर में मुझे क्षितिज वर्मा की भूत, भविष्य और वर्तमान सारी जानकारी इकट्ठा कर कर दे देते। उमा, तो सुनो। आरुषि, तो बताओ। उमा, तुम और आशीष बहुत छोटे थे, तब हम सब साथ में एक बार बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए गए थे। पता नहीं तुम्हें याद होगा भी कि नहीं। आरुषि, कुछ कुछ याद है, बोलो। उमा, सोमनाथ से आते समय ही ट्रेन में गुड़िया से मिला था क्षितिज। हमें याद है कि किस तरह गुड़िया पहली ही बार में उसे देखते ही पसंद करने लगी थी। बड़ा ही भोला था वो, और स्वभाव भी ऐसा शांत था कि पूछो मत। शायद कोई परीक्षा देकर आ रहा था अहमदाबाद से। पूरे रास्ते हम सबकी अच्छी पहचान हो गई थी। उसके व्यवहार को ही देखकर भैया ने उसका फोन नंबर भी रख लिया था। आरुषि, आप सीधे सीधे कहो ना कि दी प्यार करती थी उनसे और वो नहीं करते थे क्या। उमा, अब तुम अपनी ही कहानी बना लो, हमसे काहे पूछ रही हो, थोड़ा गुस्साते हुए। आरुषि, आप समझ नहीं रही बुआ, जल्दी बताओ ना। उमा, बता ही तो रहे हैं, तुम सुनोगी तब तो। हमारा एक छोटा सा बैग छूट गया था ट्रेन में और वही लौटाने आया था इस घर में। धीरे धीरे गुड़िया से बात बढ़ी, बस दोनों बहुत पसंद करने लगे एक दूसरे को। आरुषि, तो फिर अलग क्यों हुए। उमा, जब भैया का स्वर्गवास हुआ तब तक वो कुछ नहीं करता था, ऊपर से तुम्हारे चाचा जी वाली बात हो गई और गुड़िया उसे सब बताना चाहती थी, पर हमने उसे बताने नहीं दिया। फिर तुम सबकी जिम्मेदारी भी तो थी। गुड़िया ने सोचा अगर वो शादी करके इस घर से चली जाएगी तो फिर कहीं कोई तुम्हारे साथ ना गलत कर दे, इसलिए गुड़िया ने निर्णय लिया कि वो शादी नहीं करेगी और तुम सबकी ढाल बनकर रहेगी। आरुषि, कितनी महान है दी, और एक मैं पागल, आज तक अपनी दी की अच्छाई समझ नहीं पाई। फिर उमा चली गई और आरुषि इसी उधेड़-बुन में लग गई कि कल देखते हैं रीना कितनी जानकारी दे पाती है क्षितिज वर्मा के बारे में। अगले दिन आरुषि नियत समय पर स्थान पर रीना से मिलने चली गई और जो बात सामने आई उससे आरुषि को एक उम्मीद की किरण नजर आई।
तो बात ये थी कि क्षितिज वर्मा का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था, लेकिन अभी क्या और कैसे हैं ज्यादा पता नहीं। अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे तो अवनी ने आशीष से उसकी कंपनी को छोड़ने के बारे में पूछा। आशीष, अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। अवनी, तो फिर इस बार मुझे ही उदयपुर जाके साइट देखनी होगी। देखो किसी रविवार को छुट्टी मिले तो तुम भी चलो साथ में। आशीष, ठीक है दी, इस रविवार को देखता हूँ। अवनी, लेकिन मैं शुक्रवार को ही चली जाऊंगी। मेरी किसी से बात हो चुकी है। और उसी मन ही मन सोच रही थी कि ऊपर वाला इतना मेहरबान कैसे हो सकता है उस पे। उसे तो टाइम ही नहीं मिला कुछ सोचने के लिए। आज सोमवार है, इसका मतलब शुक्रवार से पहले कुछ तो करना होगा। और उसी ने रीना को कॉल लगाया और क्षितिज वर्मा के साथ किसी तरह एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बहुत मिन्नतें की। रीना ने तो यही जवाब दिया कि चल देखती हूँ। इधर आरुषि मन ही मन सोच रही थी कि कुछ तो भगवान भी उसकी दी के साथ अच्छा करने की सोच रहे हैं। तभी तो दी को अभी उदयपुर जाना है। आरुषि घर के मंदिर की ओर गई। वहाँ आशा जी पहले से ही थी। आरुषि ने माँ के पैर छुए और बोली कि माँ, आज मेरे लिए इनसे मांग लो। आशा जी बोली, बेटा इनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सबके मन की जानते हैं। आरुषि, तो क्या मुझे मेरे काम में सफलता मिलेगी? आशा जी, जरूर मिलेगी मेरी बच्ची। अब आरुषि जैसे ही कमरे में आई, रीना का फोन आया। रीना, तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है क्षितिज सर के साथ। लेकिन यार बताओ तो सीन क्या है? क्षितिज सर का तुम्हारे साथ? आरुषि, बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, थोड़ा टाइम दो। रीना, चलो मैं टाइम एंड प्लेस तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ। आरुषि, ओके। आखिर कब तक? थोड़ी देर में रीना का मैसेज आ चुका था। बस फिर क्या था, आरुषि को आगे की तैयारी करनी थी क्योंकि मीटिंग मंगलवार की सुबह को ही होनी थी। उसने सबसे पहले एजेंट को कॉल करके उदयपुर की टिकट बुक की, अपनी पैकिंग की और फिर कोर्ट के लिए निकल पड़ी। कोर्ट से ही उमा बुआ को कॉल करके बताया कि उसे एक केस के सिलसिले में बाहर जाना है तो वो माँ को बता दे क्योंकि शाम को वो घर आते ही निकल जाएगी। उमा बुआ ने पूछा भी, इतनी जल्दी का है? तो आरुषि ने केस का बोलकर पीछा छुड़ाया। आरुषि की अगली सुबह उदयपुर में हुई। क्षितिज वर्मा से सुबह 7:30 बजे घर पर ही मिलना तय हुआ था। आरुषि ठीक 7 बजे उनके यहाँ पहुँच गई। एक आदमी आया और बोला कि साहब मॉर्निंग वॉक पर गए हैं। शायद वही आदमी था जिससे फोन पर बात हुई थी। आरुषि के जासूसी दिमाग ने और कुछ पता लगाना चाहा उस आदमी से। आरुषि, आपका नाम? आदमी, हमारा नाम नंद किशोर है। आरुषि, नाम तो बहुत लंबा है आपका। नंद किशोर, अरे आप हमें किशोर बुलाइए, साहब भी यही बुलाते हैं। आरुषि, चलिए मैं आपको सिर्फ भैया बुलाती हूँ, आपको चलेगा? नंद किशोर, चलेगा? अरे दौड़ेगा। हमारे गांव में हमारी बहन भी आप ही की उम्र की होंगी। आरुषि, आपके साहब अकेले रहते हैं, उनका परिवार? नंद किशोर, कहाँ कोई है, माता जी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया। छोटी बहन विदेश में रहती है, ले देकर बच गए हम और साहब। आरुषि, पत्नी और बच्चे? नंद किशोर, एक बार छोटी दीदी बता रही थी कि साहब की उनसे निभ ना सकी, बहुत जल्दी अलग हो गए दोनों। अरे हम तो ठहरे गप्पी आदमी, गप में लग गए। आपसे चाय नाश्ते के लिए पूछा भी नहीं, चाय पियेंगी? तभी पीछे से आवाज आई, चाय तो मैं भी पीऊंगा किशोर। आरुषि उठ खड़ी हुई, नमस्ते किया और ठिठक कर रह गई। कितना आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। दी चाहती तो रानी बनकर रह सकती थी इनके साथ, लेकिन हम सबके लिए दी ने अपने स्वार्थ को परे रखा। दी, यू आर ग्रेट। तभी उसका ध्यान टूटा क्षितिज की आवाज से। क्षितिज, आरुषि, आरुषि ही नाम है ना आपका? आरुषि, जी सर। क्षितिज, तो बताइए मिस आरुषि, क्या काम है आपको? क्यों मिलना चाहती थी आप? इतनी देर में नंद किशोर चाय और बिस्किट लाया और रखकर चला गया। आरुषि ने अपने लास्ट केस को डिस्कस किया जो वो पहले ही जीत चुकी थी, लेकिन उसने बताया कि केस अभी भी चल रहा है। इस पर क्षितिज ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस आरुषि, जयपुर से उदयपुर आ सकती हैं, तो आपसे मिलने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी तो मैंने भी की है। आरुषि, थोड़ा आश्चर्य करते हुए, मैं समझी नहीं सर। क्षितिज, इंडिया के टॉप कॉलेज से लॉ करने के बाद कोई लड़की जयपुर से उदयपुर सिर्फ वो केस को डिस्कस करने तो नहीं आएगी जो वो ऑलरेडी जीत चुकी है। मिस आरुषि, आपके इस केस पर जिन्होंने फैसला सुनाया था वो जज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब बताइए मिलने का सही कारण। आरुषि, अवनी दी। क्षितिज चिंतित स्वर में, क्या हुआ अवनी को? फिर खुद को संभालते हुए, कौन अवनी? आरुषि, आपकी अवनी।
से उदयपुर आ सकती हैं, तो आपसे मिलने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी तो मैंने भी की है। आरुषि थोड़ा आश्चर्य करते हुए, मैं समझी नहीं सर। क्षितिज, इंडिया के टॉप कॉलेज से लॉ करने के बाद कोई लड़की जयपुर से उदयपुर सिर्फ वो केस को डिस्कस करने तो नहीं आएगी जो वो ऑलरेडी जीत चुकी है। मिस आरुषि, आपके इस केस पर जिन्होंने फैसला सुनाया था वो जज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब बताइए मिलने का सही कारण। आरुषि, अवनी दी। क्षितिज चिंतित स्वर में, क्या हुआ अवनी को? फिर खुद को संभालते हुए, कौन अवनी? आरुषि, आपकी अवनी। क्षितिज थोड़ा सोचते हुए, तुम आरुषि माथुर हो? आरुषि, जी मैं आरुषि माथुर हूँ। क्षितिज, कैसी हो आरुषि? आरुषि कंधे उचकाते हुए, बस आपके सामने हूँ। क्षितिज, आखिरी बार तुम्हें देखा था तो बहुत छोटी थी, अब लॉयर बन गई हो, बहुत अच्छा। लॉयर बनने का विचार कैसे आया? आरुषि हंसते हुए, अवनी दी की मेहरबानी। अवनी का नाम सुनने पर क्षितिज की आंखों में एक उदासी सी छा गई। फिर भी हिम्मत करके उसने कहा, और कैसी है अवनी, उसका परिवार, बच्चे? आरुषि, बस जैसे आप हैं। शादी नहीं की दी ने, झूठ बोला था आपसे, क्यों छोड़ दिया आपने दी को? क्षितिज हैरान होते हुए, क्या शादी नहीं की? आरुषि, जी नहीं की। आपने एक बार भी मुड़कर क्यों नहीं देखा? क्षितिज, अपने प्यार का वास्ता दिया था उसने। आरुषि, और आप मान गए? क्षितिज, क्या करता मैं, उस वक्त कोई जॉब भी नहीं करता था कि जिद पर अड़ जाता। लेकिन अवनी, उसने मुझसे शादी के बारे में झूठ क्यों बोला? वो तो मेरा इंतजार कर सकती थी। आरुषि, वो सब तो आपको दी ही बताएंगी। मिलना चाहेंगे दी से? क्षितिज की आंखें छलक उठी, लेकिन खुश होते हुए बोले, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। आरुषि, अब मिलेंगे तो मेरी दी को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? क्षितिज, एक बार छोड़ा तो आज तक पछता रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि वही गलती दोबारा करूँगा? आरुषि, तो फिर मैं चलती हूँ, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके टच में रहूंगी। क्षितिज, नंबर तो शाम को दूंगा जब डिनर करने आओगी। आरुषि हंसते हुए, चलिए मैं जरूर आऊंगी, बहुत कुछ बताना है आपको और बहुत कुछ जानना है आपसे। अब चलती हूँ। और आरुषि चली गई। क्षितिज ने एप्लीकेशन भेज के छुट्टी ले ली। नंद किशोर को आश्चर्य जरूर हुआ कि जो साहब बुखार में भी कोर्ट जाने की जिद करते थे, आज उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन आज क्षितिज अपने साथ वक्त बिताना चाहते थे। सारा दिन कमरे में खुद को बंद रखा। अवनी की एक एक चीज संभाल कर रखी थी। क्षितिज ने सब निकाला और अपने पुराने दिन में खो गए। इधर आरुषि ने आशीष को कॉल करके सारी बात बताई। आज आशीष को भी खुद की सोच पर पछतावा हुआ। आशीष, यार दी के लिए एक सॉरी तो बनती ही है। आरुषि, नहीं भाई, दी को पहले सरप्राइज देंगे और फिर सॉरी बोलेंगे, इसीलिए पहले दी को उदयपुर ले आओ, फिर देखते हैं। आशीष, चल मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहकर फोन रख दिया आशीष ने। अब आरुषि सोच रही थी कि हे भगवान, बस दी का रिएक्शन अच्छा हो, वो ओवर रिएक्ट ना करें। शाम को नियत समय पर आरुषि क्षितिज के घर पहुंची। नंद किशोर ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। आरुषि, कैसे हैं भैया? नंद किशोर, बहुत बढ़िया, अंदर आइए, हम साहब को बुलाते हैं। आरुषि तब तक पूरा लिविंग रूम घूम घूम कर देख रही थी। एक एक चीज बहुत शौक से और बहुत करीने से रखी हुई थी। इन सबको देखकर उसे बार बार अवनी दी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये सब अवनी दी का ही किया हुआ है। आरुषि इस भावना से भर गई कि ये कितने अच्छे से दी को जानते हैं, कितना प्यार रहा होगा इनके मन में दी के लिए। तभी क्षितिज आ गए। आरुषि वापस अपनी जगह पर बैठ गई। क्षितिज, बात शुरू करो आरुषि, इन सब मामले में मैं जरा। आरुषि, आप अपने और दी के बारे में बताइए। क्षितिज, क्या बताऊं, घर में माँ और छोटी बहन थी। क्योंकि पिताजी का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था, तो मैं घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते थोड़ा सीरियस हो गया था। लेकिन तुम्हारी दी मेरे जीवन में एक उमंग, एक उत्साह बनकर आई थी और मैं उसके जीवन में एक ठहराव बनकर। सीधे शब्दों में कहा तो हम एक दूसरे के पूरक थे। उस वक्त अवनी उतनी सीरियस नहीं थी। जीवन में जब तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई थी, पता नहीं उसने झूठ क्यों बोला कि उसकी शादी होने वाली है। जहाँ तक जिम्मेदारियों की बात थी, उसे पता था कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, तो मैंने तो आज तक नंबर भी चेंज नहीं किया कि हो सकता है किसी दिन अवनी कॉल करे। आरुषि, अच्छा किया आपने, वरना आज मैं आपके सामने यूं बैठी नहीं होती। दोनों हंसने लगे। आरुषि के मन में बहुत सारे सवाल थे और उन सबके जवाब की जिज्ञासा उसने फिर पूछना शुरू किया। आरुषि, किशोर भैया बता रहे थे कि आपने शादी भी की, लेकिन। क्षितिज, अच्छी लहर के सारे गुण हैं तुम में। हम। आरुषि आश्चर्य से,
क्यों, क्या हुआ? क्षितिज सर नीचे झुकाकर मुस्कुराते हुए, मेरे लिए भी सवालों की पूरी लिस्ट लाई हो? आरुषि, नहीं ऐसा नहीं है, बस बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता है। क्षितिज, हाँ सही कहा, नंद किशोर ने शादी की थी मैंने, लेकिन निभा न सका। उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं थी मुझसे और मैं उन सब पर खरा नहीं उतर पाया। अपनी जगह गलत नहीं थी सुषमा, लेकिन शायद मैं ही उसके लिए सही नहीं था। इसीलिए न मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, न ही पुनर्विचार किया। सुषमा के साथ एक होने की कोई संतान भी नहीं थी जो हमारी कमजोरी बनती। सच कहो तो अवनी को मैं कभी भूला ही नहीं था जो आगे बढ़ पाता। अवनी ने अपने प्यार का वास्ता दिया था और माँ मुझे मेरे परिवार के साथ देखना चाहती थी, और इन्हीं सब के बीच मैंने एक गलत निर्णय ले लिया। आरुषि, इन 14 सालों में अगर दी ने सहा है तो आपने भी कम नहीं सहा है। क्षितिज, लेकिन अवनी, उसने शादी को लेकर झूठ क्यों बोला? आरुषि, आप सुनना चाहोगे? क्षितिज, हाँ आरुषि, आखिर क्या बात थी जिससे मेरी अवनी मुझसे इतनी दूर कर दिया? आरुषि, पापा के जाने के कुछ ही दिनों बाद ही दी मोलेस्टेशन का शिकार हुई थी। उम्र भी कम थी, नादानी में आपसे कुछ भी कहने का साहस नहीं जुटा पाई। क्षितिज गुस्से में, क्या, किसने किया मेरी अवनी के साथ ऐसा? आरुषि, अब ये तो आपको दी ही बताएंगी जब थोड़ी सहज होंगी। क्षितिज, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मेरी अवनी ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मुझसे कुछ बांट सके। उफ। आरुषि, इसमें दी की गलती नहीं, उसने तो हिम्मत जुटा ली थी आपसे कहने की, लेकिन उमा बुआ की चिंता ने उसे और पीछे हटने को मजबूर कर दिया। क्षितिज, कितना अजीब है ना आरुषि, एक तरफ हमने कितनी प्रगति कर ली है और वहीं दूसरी तरफ हमारी मानसिकता कितनी संकीर्ण है। मैं उमा बुआ को भी दोष नहीं दूंगा। उमा बुआ का अवनी के प्रति स्नेह मुझे पहली मुलाकात में ही समझ आ गया था। आखिर उन्होंने भी इस समाज को देखकर ही निर्णय लिया होगा, और हम तो अपने प्रोफेशन में रोज ही ऐसी समस्याओं से अवगत होते हैं। तभी नंद किशोर दोनों को खाने के लिए बुलाने आया। दोनों खाना खाने बैठे। क्षितिज से रहा ना गया और पूछ बैठा, क्या अवनी से मैं एक बार मिल सकता हूँ? आरुषि, अब भी आपको लगता है कि मैं इतनी दूर से मैं यहाँ चने बेचने आई हूँ? क्षितिज हंसते हुए, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। आरुषि बीच में टोकते हुए, तो क्या मतलब था? क्यों किशोर भैया, साहब को अकेले देखते देखते बोल नहीं हो गए आप? अब क्षितिज थोड़ा झेप गए और नंद किशोर खुश हो गया। नंद किशोर, अरे दीदी, हम तो कब से कह रहे हैं। आरुषि, दी शुक्रवार को उदयपुर आ रही हैं, किसी काम के सिलसिले में, आप कहिए तो। क्षितिज कुछ कह ना सके, लेकिन आरुषि उनके मनोभावों को पढ़ चुकी थी। उधर आशीष ऑफिस में इस्तीफा देकर घर आया और घर पे अवनी से झूठ बोला कि छुट्टी मिल गई। आशीष, दी हम लोग कल ही चलें, गुरुवार को ही हम प्लाट वाली मीटिंग कर लेंगे। अवनी, पर उसने तो। आशीष, दी आप नंबर दो उसका, मैं बात करता हूँ। ऑफिस में ऐसी डील मैं ही क्रैक करता हूँ। अवनी ने नंबर दे दिया, लेकिन सोचने लगी, क्या इस आशीष को मैं जानती हूँ या फिर मैंने ही अपने आसपास इतनी ऊंची दीवार बना ली है। खुद मेरे लिए भी बाहर देखना संभव नहीं था। जो भी है, अब मैं मेरे भाई के बीच दूरी आने ही नहीं दूंगी। आशीष की सहजता ने एक सकारात्मकता ला दी थी अवनी के व्यवहार में। बहुत दिनों बाद आज खुश थी अवनी। अब अवनी सोच रही थी कि आरुषि के साथ भी अपने समीकरण ठीक करेगी। वाकई में उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया था उसने आरुषि के साथ। अब अगर आरुषि के मन में सवाल आएंगे तो पूछेगी ही ना। जो भी हो, उस दिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने दो आरुषि को, एक अच्छे से डिनर पे जाएंगे तीनों, जहां माँ और उमा बुआ नहीं होंगे। होता क्या है, जब बच्चे बड़ों से घिरे होते हैं तो अपने मन की बात कहने में हिचकिचाते हैं। यही सब सोचते सोचते आंख लग गई और अवनी सो गई। अगले दिन आशीष और अवनी निकल पड़े। रास्ते भर आशीष ने अवनी से ढेर सारी बातें की, कुछ अपने बारे में, कुछ ऑफिस के बारे में, कुछ श्रुति के बारे में, और अवनी सब सुन रही थी। आज उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर रखा था कि अपने भाई बहनों से दूर हो गई। उदयपुर पहुंचने के बाद भी आशीष ही सब मैनेज कर रहा था। लंच पे प्लॉट को लेकर सारी बात आशीष ने ही की। अवनी अंदर ही अंदर अपने भाई पर गर्व कर रही थी। वो सोच रही थी कि आज पापा होते तो आशीष को देख छाती चौड़ी हो जाती उनकी। तभी मोबाइल की रिंग ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उमा बुआ का फोन था। उमा, गुड़िया कैसी हो, पहुंच गई? फोन तो करती, हम और भौजी कब से इंतजार कर रहे थे। अवनी, अच्छी हूँ बुआ, आप सब ठीक हो? आज अवनी की आवाज में कुछ अलग सी बात थी।
बहुत खुश और सुकून से भरी लग रही थी उसकी आवाज। उमा बुआ ने इस खुशी का कारण पूछा। अवनी बस इतना ही कह पाई कि अब पापा की कमी महसूस नहीं हो रही बुआ। उमा बुआ सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो गुड़िया खुश है तो चिंता काहे की। अवनी फोन पर बातें करने के बाद फिर आरुषि की सोच में डूब गई। तभी आशीष आया। आशीष दी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। अवनी, और कितना सरप्राइज करेगा आंसू? आज पहली बार तेरे होते हुए पापा की कमी महसूस नहीं हो रही है। आशीष, लेकिन दी, आपने तो हमें कभी वो कमी महसूस ही नहीं होने दी। सब अकेले ही मैनेज किया। सॉरी दी, मुझे माफ कर दो। जो सब मैंने आज किया मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अवनी, अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तू काम संभाल और मैं थोड़ा आराम करूंगी। मैंने नैनीताल में एक घर खरीदा हुआ है, मैं वहाँ उमा बुआ के साथ चली जाऊंगी। तुम सब यहाँ रहना, बीच बीच में हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन लग रहा था कि सही समय अब आया है। आशीष तो अबाक रह गया ये सुनकर। आशीष, ये नैनीताल वाली बात माँ को पता है? अवनी, नहीं, अभी नहीं बताया है। आशीष गुस्से में, तो कब बताओगी ये सब? और आप ये कैसे तय कर सकती हो कि हमें आपकी जरूरत है कि नहीं? ये हम तय करेंगे दी। अवनी बात संभालते हुए, मैं कौन सा कल जा रही हूँ, अभी बस सोचा ही है। आशीष, आप कल क्या कभी नहीं जाओगी? आपने कहा ना कि पापा की कमी आज महसूस नहीं हो रही। बताओ, आज पापा होते तो आप नैनीताल सेटल होने के बारे में सोचती क्या? अवनी, अब छोड़ ये सब, आज मेरा मन बहुत खुश है। मैं किसी भी कीमत पर ये सब खराब नहीं होने देना चाहती हूँ। बता, क्यों कह रहा था तैयार होने को? कहीं जाना है क्या? आशीष, हाँ, आज मैं अपनी दी को यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। इजाजत है? अवनी, अरे बिल्कुल है, नेकी और पूछ पूछ। आशीष, तो आधे घंटे में मैं आपको लॉबी में मिलता हूँ, और आज मेरी दी दुनिया की सबसे सुंदर दी लगनी चाहिए। ये सब कहकर आशीष चला गया और अवनी तैयार होने चली गई। इधर आरुषि एक बार फिर क्षितिज के घर गई। नंद किशोर से सामना हुआ। आरुषि ने नंद किशोर के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहा, भैया ये लीजिए और आप तैयार हो जाइए। नंद किशोर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन आरुषि ने इतने अधिकार से कहा कि वो सीधे तैयार होने चला गया। तब तक क्षितिज अपने कमरे से नीचे की ओर आए। आरुषि को देख तो पूछ बैठे कि कैसे आना हुआ। आरुषि मुस्कुराते हुए, आज आप डिनर पर जाएंगे किशोर भैया के साथ, ये लीजिए। किशोर भैया भी आ गए। क्षितिज, क्यों किशोर भाई, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। नंद किशोर, अब दीदी ने कहा तो हम मना नहीं कर पाए। क्षितिज, क्या बात है आरुषि? आरुषि, सब बताऊंगी, पहले आप अच्छे से तैयार होकर आइए। क्षितिज ने चुपचाप तैयार होना ही ठीक समझा और वो तैयार होने चले गए। तब तक आरुषि ने आशीष को कॉल लगाया। दोनों की बात हुई। इधर अवनी आशीष के साथ जाएगी और वहीं दूसरी तरफ क्षितिज आरुषि के साथ। दोनों ने सब तय कर लिया। आशीष ने 2 टेबल बुक कर ली थी और आरुषि को एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया था। अवनी ठीक समय पर लॉबी में पहुंचकर आशीष को ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर बाद आशीष दिखा तो जल्दी से उसके पास आई। अवनी, आंसू तू कहाँ था? मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे, बता मेरा सरप्राइज कहाँ है? आशीष, अरे पहले चलो तो। आशीष ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। अवनी बैठ गई। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तो आरुषि पहले से ही इंतजार कर रही थी। अवनी तो हैरान हो गई। अवनी, आज भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो मिल गया होता। मैं सुबह से तुझे कितना याद कर रही थी आरुषि। आरुषि, तो मांग लो ना दी, शायद पूरा हो जाए। आशीष ने खाना ऑर्डर किया। तीनों भाई बहन बातें करने लगे। अवनी आज कितनी खुश लग रही थी और क्षितिज दूर बैठा अवनी को निहार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कल ही की बात हो। आखिर बेइंतहा प्यार भी तो करते थे एक दूसरे से दोनों। 10-15 मिनट बीते ही थे कि क्षितिज से रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से उठकर अवनी के सामने आकर खड़ा हो गया। क्षितिज, कैसी हो अवनी, और तुम्हारा परिवार कहाँ है? अवनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर नियति ने क्यों क्षितिज को इतने बरसों बाद उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्षितिज, बोलो ना अवनी, चुप क्यों हो? आखिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला असहाय छोड़कर क्यों चली गई? एक बार जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा हूँ, जिंदा हूँ या मर गया। अब अवनी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोनों कान बंद कर चीख उठी। क्षितिज, बस करो, कुछ नहीं सुनना मुझे, और उठकर तेजी से जाने लगी। क्षितिज ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे बताना होगा तुम्हें, आखिर ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ?
अवनी ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और तेजी से जाकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी सीधे होटल जाकर ही रुकी। अवनी अपने रूम में गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। खूब रोई अकेले में। इधर आशीष और आरुषि की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आरुषि, ये सब तो प्लान में था भी नहीं, ये क्या कर दिया आपने। क्षितिज, जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती आरुषि। इस जिंदगी ने मुझे अकेला किसी प्लान के तहत नहीं किया था आरुषि। लेकिन दी, अब दी को कैसे संभालेंगे। आशीष, कुछ गलत नहीं हुआ आरुषि। दी को थोड़ा समय दो खुद को तैयार करने के लिए। सब अचानक से हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब तक सर आप हमारे साथ चलिए, हम कल एक बार फिर कोशिश करेंगे। तीनों होटल आ गए। क्षितिज आशीष के साथ उसके कमरे में ही रुके। आरुषि अवनी के पास आई। अवनी ने दरवाजा खोला तो देखा अवनी की आंखें बिल्कुल सूजी हुई थीं। आरुषि, क्या हुआ दी, कुछ कहना है आपको, बता दो ना दी, मन हल्का हो जाएगा। अवनी ने नामी सिर हिलाया। आरुषि, कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता देना। आरुषि ने अवनी को बिस्तर पर लिटाया और चादर उड़ा दिया। आंखें तो बंद कर ली थी अवनी ने, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो रात अवनी और क्षितिज ने अलग अलग कमरों में जाकर ही बिताई थी। सुबह जब अवनी की नींद खुली तो आरुषि और आशीष को सामने पाया। दोनों शायद अवनी के उठने का ही इंतजार कर रहे थे। आशीष, कैसी हो दी, अब अच्छा लग रहा है आपको, एक बार मिलना चाहोगी उनसे। अवनी, क्या करूंगी आंसू मिलकर, अब कोई मतलब नहीं इन सब का। फिर आश्चर्य से, तुम जानते हो उन्हें, कैसे मिले। आशीष, वो सब छोड़ो दी, वो अभी भी यही हैं, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, एक बार मिल लो, शायद उन्हें भी तसल्ली हो जाए। आरुषि, फिर आप जो भी कहोगे वो ही होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो आशीष ने बोला, नाश्ते के लिए ऑर्डर किया है मैंने, शायद वही होगा। आरुषि ने दरवाजा खोला तो सामने क्षितिज खड़े थे। क्षितिज, बहुत इंतजार किया आरुषि, अब और नहीं, कहाँ है अवनी। आरुषि, आप फिर आ गए, इतने परिपक्व होते हुए भी आप में धैर्य क्यों नहीं है। प्लीज एक बार दी के बारे में सोचिए। क्षितिज, एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो, बहुत धैर्य रखा है मैंने आज तक। अंदर से आवाज आई, कौन है आरुषि, कि क्षितिज सीधे अंदर की ओर चले गए। क्षितिज को आया देख आशीष उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आइए सर। अपनी बिल्कुल बुत बनी बैठी रही। आशीष, आप दोनों बातें कीजिए, मैं नाश्ते के लिए बोलकर आता हूँ। ये कहकर आशीष वहाँ से निकल गया। अब सिर्फ अवनी और क्षितिज थे उस कमरे में। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उस सन्नाटे को चीरती हुई क्षितिज की आवाज अवनी के कानों तक पहुंची। क्षितिज, अवनी, अवनी, क्यों आए हो। क्षितिज, ये जानने कि तुम क्यों चली गई थी। अवनी, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्षितिज, लेकिन मुझे जानना है अवनी। अवनी, तुम इतनी जिद कब से करने लगे। क्षितिज, जब से तुमने जिद करनी छोड़ दी। अब अवनी की आंखों से अबरल अश्रुधारा बहने लगी। शायद वो क्षितिज के सामने हथियार डाल चुकी थी। क्षितिज ने आगे बढ़कर अवनी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगे, क्षितिज, इतने दिनों बाद सामने हो, वो भी इस रूप में। इस अवनी को तो मैं जानता ही नहीं। मेरी अवनी तो इतनी जिंदा दिल थी कि किसी मूरत में भी जान डाल दे। क्या उस वक्त इतनी दूरी थी हम में, जो तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने में इतना संकोच हुआ। आखिर कब तक खुद को सजा देती रहोगी, वो भी इस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं। अवनी ने सर उठाकर क्षितिज की ओर देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम्हें ये सब कैसे पता। क्षितिज ने उसके मन के भावों को समझते हुए कहा, इतना भरोसा करती थी मुझ पर, एक बार और कर लेती तो क्या जाता अवनी, गलती मेरी ही है, तभी तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। अवनी, ऐसा नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए सिर्फ प्यार देखा था और उन्हीं आंखों में मैं कोई नफरत या घृणा नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मुझे माफ कर दो। क्षितिज, कैसी माफी अवनी, आज फिर तुम वो गलती दोहरा रही हो जो तुमने बरसों पहले की थी। तुमने अपनी क्षितिज की सोच को इतना छोटा कैसे समझ लिया। जो भी हुआ वो इतनी बड़ी बात थी ही नहीं जितना तुमने समझ लिया। अवनी फिर रोने लगी और क्षितिज अभी भी अवनी का हाथ थामे बैठे थे। क्षितिज, आज रो लो जितना रोना है, लेकिन आज के बाद उस घटना को तुम कभी याद भी नहीं करोगी। खुद को और मुझे एक और मौका दो कि हम एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। अवनी आश्चर्य से क्षितिज की ओर देखने लगी। क्षितिज, अवनी, तुम्हारे कहने पर शादी तो की मैंने, पर निभा न सका। सोचा था जीवन अब अकेले ही काटूंगा, लेकिन देखो आज 14 सालों बाद जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा ही क्षितिज है। नियति ने एक बार फिर
तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आरुषि ने बाहर से ही आवाज लगाई। अब मैं अंदर आ जाऊं क्योंकि और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। क्षितिज मुस्कुराते हुए, अरे आ जाओ, तुम्हें जाने को किसने कहा था? आरुषि, वो भाई चले गए और मैं बोर हो रही थी। क्या हुआ? दी ने क्या निर्णय लिया? क्षितिज, उसके लिए तो अभी मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तभी अबनी हाथ मुंह धोने वॉशरूम गई। आरुषि ने धीरे से क्षितिज से कहा, क्या लगता है मानेगी? क्षितिज, तुम घबराओ मत, मैं कोई दूसरा विकल्प छोड़ूंगा ही नहीं। आरुषि निश्चिंत हो गई। अबनी वॉशरूम से बाहर आई, तब तक आशीष भी आ चुका था। आशीष, दी कहीं बाहर चलें, थोड़ी ताजी हवा खाते हैं, क्योंकि नाश्ता तो मिलने से रहा। आरुषि, तुम सर के साथ चलो, मैं दी को लेकर आता हूँ। आरुषि क्षितिज से, चलिए। क्षितिज और आरुषि कमरे से निकल गए। आशीष, क्या सोचा दिया आपने? अबनी, क्या आंसू? अब इस उम्र में अच्छा लगता है ये सब? आशीष आश्चर्य से, इस उम्र से का क्या मतलब? मतलब आपकी खुशी से है। आपको किसी की मदद चाहिए निर्णय लेने में तो वो भी ले लो, लेकिन लोगों का मत सोचो दी। लोग तो कुछ भी कहेंगे। सोचना है तो माँ का सोचो, उमा बुआ का सोचो, आरुषि का सोचो, क्योंकि आज क्षितिज सर हमारे सामने हैं तो वो सिर्फ आरुषि की वजह से पिछले एक हफ्ते से लगी है और कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दी। कुछ मत सोचो दी, समय के साथ खुद को बहने दो। आपको क्षितिज सर को एक मौका देना होगा। आज आपने पापा वाली बात करके मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिला दिया है। आज पापा भी होते तो सबसे पहले आपकी खुशी चाहते, बाकी सब बाद में। अबनी चुपचाप सुन रही थी। आशीष अबनी के सामने बैठ गया और कहने लगा, आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा करो, बस एक बार। अबनी ने हाँ में सिर हिलाया। आशीष को तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत वीडियो कॉल लगाया माँ को। उमा बुआ ने फोन उठाया। उमा, कैसे हो आशीष? और गुड़िया ठीक है? आशीष, सब ठीक है। आप बताइए माँ कहाँ है? उमा, भौजी पूजा कर रही हैं, रुको देते हैं। उमा मोबाइल लेकर आशा जी के पास गई। आशा जी, हाँ बेटा, सब ठीक है? आशीष, माँ ईश्वर को धन्यवाद कहिए, उन्होंने आपकी सुन ली। दी अपनी शादी के लिए मान गई हैं, बाकी सब मैं आपको आके बताऊंगा। उमा बुआ से बात कराइए। आशा जी की तो आंखों से आंसू बहने लगे। मोबाइल उमा को थमाकर ईश्वर को धन्यवाद कहने लगी। उमा, आशीष बेटा, ठीक सुना हमने या गलत? आशीष, हाँ बुआ, ठीक सुना आपने, आपकी गुड़िया की शादी होगी। उमा, कौन है वो? आशीष, आप जानती हैं उन्हें? उमा, इसका मतलब आरुषि। आशीष, हाँ बुआ, आरुषि, सब उसी की मेहनत का नतीजा है। उमा खुश होते हुए, हम कह रहे थे ना, इसके ऊपर के माले पर दिमाग नहीं घोड़े हैं। आशीष, बुआ अब रखता हूँ, बाकी बातें समझ कर करूँगा। इसके बाद आशीष अबनी को लेकर बाहर गया। बाहर पहले ही आरुषि और क्षितिज खड़े थे। आरुषि ने आंखों ही आंखों में आशीष से पूछा, आशीष, दी ने तय किया है कि जयपुर के बिजनेस मैं संभालूंगा और दी उदयपुर शिफ्ट होकर यहाँ का बिजनेस संभालेंगी। आरुषि खुश होते हुए, बधाई हो दोनों को। आशीष, चलें कहीं लंच कर लें। बताइए सर, कहाँ चलें? आखिर आपका शहर है। क्षितिज, तुम गाड़ी निकालो, मैं बताता हूँ। आशीष गाड़ी लाने चला गया। क्षितिज आरुषि से, हमारी एक फोटो लेना आरुषि, मुझे फेसबुक पर डालनी है। अबनी ने झूठ मूठ आंखें दिखाते हुए क्षितिज को कोहनी मारी। क्षितिज, ये देखा आरुषि, अब मैं ऑफिशियली तुम्हारा जीजू हो गया। इतना कहकर क्षितिज और आरुषि जोर जोर से ठहाके लगाने लगे और अबनी तो वो तो शर्म से नजरें झुकाए मुस्कुराती रही। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।